चलिए शुरू करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर के आज के सेशन को। आज हम यहां पर 9 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सारे फैक्ट सारे क्वेश्चन आराम से सुनिएगा, एंड तक सेशन को देखिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए। तब तक आइए पहला क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। सीपरी ईयरबुक 2026 के अनुसार परमाणु हथियारों के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो एक रिपोर्ट आई है सीपरी की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी रिपोर्ट है सीपरी ईयरबुक 2026। इसमें वर्ल्ड में किस देश के पास कितने न्यूक्लियर वेपन है, इसके आधार पर रिपोर्ट को निकाला गया, और इस लिस्ट में न्यूक्लियर वेपन के मामले में इंडिया वर्ल्ड में 6ठे नंबर पर है। आंसर हो जाएगा आंसर सी। तो सीपरी ईयरबुक 2026, सीपरी जो संस्था है दुनिया में न्यूक्लियर वेपन, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, हथियार का जो ट्रेड होता है उससे संबंधित डेटा देती है, एनालिसिस करती है और समय समय पर रिपोर्ट को जारी करती है। स्टॉकहोम की संस्था है, इसीलिए इसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसकी ईयरबुक 2026 आई है। इसके अनुसार जनवरी 2026 तक इंडिया के पास 190 न्यूक्लियर वेपन थे। मतलब वर्तमान में कितने न्यूक्लियर वेपन है? 190। लास्ट ईयर जब ये 2025 में रिपोर्ट आई थी तब इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन की संख्या थी 180। एक साल में कितने बढ़े? अगर क्वेश्चन ये आ जाता तो 10 परमाणु हथियार इंडिया के बढ़े हैं। वर्तमान में 190 न्यूक्लियर वेपन है इंडिया के पास। इस आधार पर भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। अब बात आती है कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन किसके पास है? तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है वर्तमान में रशिया के पास, 4400 ऑलमोस्ट। सेकंड पर यूएसए आता है, 3300 न्यूक्लियर वेपन इसके पास देखने को मिलते हैं। चाइना के पास लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 600 न्यूक्लियर वेपन थे, अब इसके पास हो गए हैं 620। और इस तरीके से इंडिया की रैंक देखते हैं तो इंडिया 6ठे नंबर पर आता है 190 न्यूक्लियर वेपन के साथ। 7वें नंबर पर पाकिस्तान है जिसके पास 170 न्यूक्लियर वेपन है सीपरी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। 190 हमारे पास वर्तमान में है, लास्ट ईयर 180 थे। 10 न्यूक्लियर वेपन हमारे बढ़ गए हैं। आपको पता है हमने डिप्लॉय कितने कर रखे हैं? 12 न्यूक्लियर वेपन हमने डिप्लॉय कर रखे हैं अलग अलग जगह पर, है ना। कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है तो फिर उनको यूज के लिए डिप्लॉय किया गया है, पर नॉर्मली नहीं किया जाता है। डिप्लॉय सभी करके रखते हैं। सीपरी रिपोर्ट हाईलाइट देखी जाए तो वर्ल्ड में 12,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन हैं वर्तमान में, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। यूएसए और रशिया ये दोनों देश मिलकर वर्ल्ड का 90% न्यूक्लियर वेपन होल्ड करते हैं। कितना परसेंट? 90%। यूएस और रशिया मिलकर। चाइना बहुत ही तेजी से अपने न्यूक्लियर वेपन को बढ़ा रहा है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। ईयरबुक हर साल निकाली जाती है। पहली बार 1969 में इस बुक को निकाला गया था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन, हथियार व्यापार, ट्रेड, इनको एनालिसिस करने वाली संस्था है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1966 में की गई थी और स्वीडन के स्टॉकहोम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। फ्रेंच ओपन 2026 में विमेन्स सिंगल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? फ्रेंच ओपन 2026 की यहां पर बात की जा रही है, जिसमें विमेन्स सिंगल का जो खिताब है वो जीता है मीरा एंड्रीवा ने। यहां पर विमेन्स सिंगल से क्वेश्चन है, तो मीरा एंड्रीवा किस देश से आती है? तो मीरा एंड्रीवा रशिया की टेनिस प्लेयर है। रशियन टेनिस प्लेयर 19 वर्षीय मीरा एंड्रीवा, इन्होंने रिसेंटली फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। अब वैसे मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, वर्ल्ड में टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं जिनको ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। अगर हम इनका क्रम देखते हैं तो साल में सबसे पहले आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर सेकंड नंबर पर अभी फ्रेंच ओपन हुआ। अब आगे जुलाई अगस्त में विंबलडन ओपन का आयोजन किया जाएगा और फिर सितंबर तक आयोजित किया जाएगा अमेरिकी ओपन। तो इस तरीके से क्रम चलता है। अभी फ्रेंच ओपन का आयोजन किया गया, ये फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया जाता है। रोलांड गैरोस के नाम से इसे पुकारा जाता है, जो मतलब प्रतियोगिता है उसको पर्टिकुलर नाम दिया जाता है और पूरे वर्ल्ड में फ्रेंच ओपन के नाम से
इसे पुकारा जाता है। अब यहां पर विमेन सिंगल का खिताब मीरा एंड्रीवा ने जीता, रशियन प्लेयर है। इन्होंने फाइनल में माया चैवलिंस्का को हराया है, ठीक है ना। ये आती है पोलैंड से, तो माया चैवलिंस्का ये हो गई रनर अप, पोलैंड की खिलाड़ी है। रशिया की मीरा हो गई विनर। ये बात हो रही है विमेन्स सिंगल की। अगर हम मेन सिंगल की बात करते हैं तो मेन सिंगल का खिताब फ्रेंच ओपन में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने जीता। ये जर्मनी के प्लेयर है। इन्होंने फाइनल में फ्लेवियो कोबोली को हराया। ये इटली के टेनिस प्लेयर है। तो फ्लावियो कोबोली ये हो गए रनर अप इटली के, और सिंगल का मेन सिंगल का खिताब जीतने वाले जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव है। तो मेंस और विमेन सिंगल यही पूछे जाते हैं, तो विनर और रनर अप याद रखना। लास्ट ईयर जब फ्रेंच ओपन हुआ था तो फ्रेंच ओपन का खिताब 2025 में स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता था, और उस वक्त रनर अप जेनिक सिनर रहे थे इटली के। विमेन सिंगल का खिताब कोको गाफ ने जीता था, यूएसए की टेनिस प्लेयर। रनर अप रही थी आरेना सबालेका, बेलारूस की टेनिस प्लेयर। ये लास्ट ईयर का फ्रेंच ओपन। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रेंच ओपन दूसरा ग्रैंड स्लैम है साल का। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन आयोजित किया गया था 2026 में। उसके विनर कार्लोस अल्कराज थे, स्पेन के प्लेयर, और रनर अप रहे नोवाक जोकोविच, सर्बियन प्लेयर। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में विमेन सिंगल का खिताब एलेना रिबाकिना ने अपने नाम किया था। ये कजाकिस्तान की प्लेयर है, और रनर अप रही थी आरेना सबालेका, यही बेलारूस की प्लेयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारे फैक्ट जो कि प्रीवियस डेटा से पूछे जा सकते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। फ्रेंच ओपन पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाता है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, और 1891 से इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर हम चारों ग्रैंड स्लैम है, अगर उसके ईयर देखें तो सबसे पहले शुरू हुआ था 1877 में विंबलडन, ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। फिर शुरू हुआ 1881 में हार्ड कोर्ट पर यूएस ओपन। फिर 1891 में क्ले कोर्ट पर शुरू हुआ फ्रेंच ओपन, और 1905 में सबसे आखिरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत की गई थी। तो ये चारों ग्रैंड स्लैम हैं। एक बार पॉज करके इनको पढ़ लेना, इनका जो स्टैटिक डेटा है वो एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चले। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो फोर्ब्स की एक लिस्ट आई है, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट। इसमें वर्ल्ड के जो बिलियनियर्स हैं टॉप के, उनकी लिस्ट तैयार की गई, और इसमें इंडिया के या एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी, अडानी ग्रुप्स की जो अलग अलग कंपनीज है ना, उनका शेयर मार्केट पिछले 1-2 महीने में काफी बढ़ा है। तो गौतम अडानी की टोटल नेटवर्थ जो है वो 89.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। मुकेश अंबानी पहले एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, इनकी नेटवर्थ 88 बिलियन है। अब ये दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है इंडिया के, पहले पर आ गए हैं गौतम अडानी, ठीक है। वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति कौन? तो वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति अगर पूछे जाए वर्तमान में तो ये हो जाएंगे एलन मस्क, 900 बिलियन डॉलर के आसपास उनकी नेटवर्थ है, ठीक है। इंडिया या एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी। अडानी ग्रुप्स की कंपनियों के शेयर में काफी कुछ समय में काफी उछाल आया है, और इसलिए गौतम अडानी का नेटवर्थ भी बढ़ता जा रहा है। काफी अलग अलग कारण है। अडानी ग्रुप 1988 में स्थापित हुआ था। गौतम अडानी इसके चेयरमैन है। हेडक्वार्टर गुजरात के अहमदाबाद में देखने को मिलता है। अगर इंडिया के टॉप जो बिलियनियर्स है उनकी बात करें तो पहले पर तो गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के मालिक है। सेकंड पर मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री। तीसरे पर आते हैं सावित्री जिंदल और उनके फैमिली, जिंदल ग्रुप। लक्ष्मी मित्तल चौथे नंबर पर है मित्तल ग्रुप के, और साइरस पूनावाला ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक है। तो ये टॉप 5 है। अलग अलग क्योंकि ग्लोबल रैंक है फोर्ब्स की, तो उसमें गौतम अडानी 23 नंबर पर है, पर एशिया में सबसे अमीर। फिर 24 पर आते हैं मुकेश अंबानी, एशिया में दूसरे सबसे अमीर। 56 पर सविता जिंदल, इंडिया की तीसरी सबसे अमीर। फिर इस तरीके 71 और 92 रैंक है। तो टॉप 5 बिलियनियर हैं इंडिया के। डन, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आज का ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं। एसएससी सीजीएल के लिए इंग्लिश के सेशन के लिए आप 100 रूल ऑफ ग्रामर का पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे अवेल कीजिएगा, काफी अफोर्डेबल प्राइस में ये आपको देखने को मिल जाएगा।
पीडीएफ फॉर्म में आप ये 100 ग्रामर के रूल्स जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपको काफी हेल्प करेंगे। इंग्लिश का जो सेशन है उस सेशन में या उस जो पोर्शन है उसमें काफी हेल्प करने वाले हैं। तो इसे ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। ठीक है, आगे आइए। वाइल्ड लाइफ क्राइम केसेस को मैनेज करने के लिए भारत का पहला हॉक डिजिटल सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया है? वाइल्ड लाइफ क्राइम केसेस को मैनेज करने के लिए भारत का पहला हॉक डिजिटल सिस्टम, इसे लॉन्च किया गया है केरला सरकार के द्वारा। तो केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस सिस्टम को लॉन्च किया है। हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल इसे नाम दिया गया है, या फिर शॉर्ट में इसे कहा जाता है हॉक डिजिटल सिस्टम। किसका है? केरला गवर्नमेंट का। उद्देश्य क्या है? जो वाइल्ड लाइफ क्राइम के केसेस है उनको मॉनिटर करना। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत का ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जुडिशियरी को भी जोड़ा गया है, प्लेटफॉर्म पर कोर्ट को भी जोड़ा गया है। वाइल्ड लाइफ क्राइम केसेस को मैनेज करने के लिए कोर्ट्स को भी इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है। देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनको ये जोड़ता है और मामलों की डिजिटल ट्रैकिंग करता है। मतलब जिस दिन से मामला दर्ज हुआ है, केस की जो प्राइमरी ऑफेंस रिपोर्ट या जो पीओआर पहले दिन रजिस्टर्ड की गई, जैसे एफआईआर होती है, वैसे ही अगर वन्य जीव क्षेत्र में कोई क्राइम होता है वन से संबंधित, तो पीओआर रजिस्टर्ड की जाती है। तो पहले दिन से रिपोर्ट दर्ज करने से लेकर कोर्ट के वर्डिक्ट तक पूरा ट्रैक करेगा वाइल्ड लाइफ क्राइम केसेस को ये वाला प्लेटफॉर्म, जिसको नाम दिया गया है हॉक डिजिटल सिस्टम। तो केरला गवर्नमेंट का सिस्टम है, समझ में आई गया होगा। पेपर वर्क को कम करना, पूरा ट्रांसपेरेंसी लाना, वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देना और इसके संबंधित जो क्राइम केसेस है उनको मॉनिटर करना, इस पर्टिकुलर सिस्टम को लागू किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से इसे डेवलप किया गया है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स के लिए अलग अलग डैशबोर्ड यहां पर उपलब्ध है ताकि प्रोग्रेस देखी जा सके, इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस देखा जा सके, सारे डिपार्टमेंट वॉच कर पाए। तो सभी डिपार्टमेंट को यहां पर इंटीग्रेट किया गया है। प्लेटफॉर्म वाइल्ड लाइफ डेथ, इलीगल वेपन, व्हीकल का उपयोग और जो भी वन्य जीव क्षेत्र से संबंधित जो क्राइम है उनको मॉनिटर करेगा, उनसे जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन को एक ही जगह पर उपलब्ध करवाएगा। तो ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम लाने वाला पहला राज्य बना है केरला। हॉक इसको नाम दिया गया है, या हॉक डिजिटल सिस्टम पूरा इसका नाम है, केरला गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। सलीम कुमार का हाल ही में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र किस भाषा के अभिनेता हैं? सलीम कुमार, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इनके निधन पर शोक जताया था। सलीम कुमार, अगर इनकी बात करें तो ये बहुत ही फेमस मलयालम अभिनेता है, मलयालम एक्टर हैं सलीम कुमार। इनका हाल ही में निधन हो गया 56 ईयर की एज में। ठीक है, केरला के कोची के रहने वाले हैं ये। मलयालम सिनेमा के प्रसिद्ध कॉमेडियन, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर। कॉमेडियन के रूप में आपने इनको ज्यादा देखा होगा, साइड एक्टर के रूप में। 2010 में एक फिल्म आई थी मलयालम भाषा में, केरला से आते, मलयालम भाषा के अभिनेता थे। एक मलयालम भाषा की फिल्म थी अडामिन्ते मकान अबू, ये मलयालम वर्ड है, मलयालम मूवी है। इसके लिए इनको नेशनल फिल्म अवार्ड दिया जा चुका है बेस्ट एक्टर का। तो सलीम कुमार मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। केरला सरकार के तो काफी अवार्ड मिले, नेशनल फिल्म अवार्ड इनको एक बार दिया गया है। तो रिसेंटली इनका निधन हो गया। कहां से हैं? केरला के कोच्चि से। किस भाषा के अभिनेता? तो मलयालम भाषा के अभिनेता। अब रिसेंटली जो हमने अदर ऑबिटरीज पढ़ी हैं लास्ट वीक में, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि काफी सारे निधन है। एक श्यामलाल मीणा, इनकी हमने बात की थी, ये इंडियन आर्चर है जिनका हाल ही में निधन हो गया। एक बशीर भद्र, इनका निधन हुआ था, उर्दू पोएट। ठीक है, एक राजा रणधीर सिंह, इंडियन शूटर हैं ये। ठीक है, 5 टाइम ओलंपियन राजा रणधीर सिंह, इनका निधन हुआ। मेजर जनरल बीसी खंडूरी, ये फॉर्मर सीएम रहे हैं उत्तराखंड राज्य के, इनका भी निधन हुआ था। फिर सुमन कल्याणपुर, पद्म भूषण अवार्डी है, प्लेबैक सिंगर, इनका निधन हो गया। जेपी दास, ओडिया साहित्यकार, इनका निधन हुआ। और एक सेशन में हमने कल परसों
AC श्री हरि को डिस्कस किया था, एक मलयालम पोएट राइटर है, साहित्यकार मलयालम भाषा के, इनका भी लास्ट वीक निधन हुआ है। ओके, तो ये रिसेंटली ऑर्बिटरीज है, इनको भी एक बार देख लेना। सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर 6वीं बार खिताब जीता है? सेफ विमेन चैंपियनशिप 2026, इसका रिसेंटली फाइनल खेला गया था, इसका आयोजन गोवा राज्य में किया गया था। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है महिलाओं का, सेफ विमेन चैंपियनशिप। इसका खिताब इंडिया ने जीता है फाइनल में बांग्लादेश को हराकर। आंसर सी। 2 साल में एक बार फुटबॉल की ये चैंपियनशिप आयोजित की जाती है। इस बार इसका आयोजन गोवा में किया गया और फाइनल गोवा के ही पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला गया था। फाइनल कहां खेला गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ठीक है, तो सेफ विमेन्स चैंपियनशिप 2026 का ये फाइनल है। बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार इंडिया ने यह खिताब जीता है। 6ठा खिताब है इंडिया का, लेकिन लगातार पिछले जो 2 खिताब है ना, 2 साल में एक बार होता है, तो 2022 और 2024 दोनों बार बांग्लादेश विनर रहा था। पिछले 2 बार से बांग्लादेश विनर था, इस बार हैट्रिक हो जाती, लेकिन इंडिया ने बांग्लादेश को फाइनल में हराकर सेफ विमेन्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है। यह इस टूर्नामेंट का 8वां एडिशन था, जो कि गोवा में इस साल आयोजित किया गया। भारत ने 7 साल के बाद सेफ विमेन्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। 6ठा खिताब है हमारा सेफ विमेन्स चैंपियनशिप का। ठीक है, तो साउथ एशिया के लिए फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली जो संस्था है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, यही इस चैंपियनशिप का आयोजन करवाती है। इस संस्था की स्थापना 1997 में की गई, बांग्लादेश के ढाका में इसका हेडक्वार्टर है, और काजी सलाहुद्दीन जो कि बांग्लादेश से ही है, ये सेफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष के पद पर हैं। किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्त्री राइड इनिशिएटिव शुरू की है? तो महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्त्री राइड इनिशिएटिव की शुरुआत की है हाल ही में तेलंगाना सरकार ने। किसने की है? तेलंगाना ने। ठीक है, तो तेलंगाना पुलिस ने महिलाओं को गिग इकोनॉमी में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए स्त्री राइड इनिशिएटिव की हाल ही में शुरुआत की। उद्देश्य यह है कि जो महिलाएं, उनको सशक्त किया जा सके, इसलिए महिलाओं द्वारा संचालित कैब, ऑटो रिक्शा और इलेक्ट्रिक बाइक सर्विसेज राज्य सरकार ने शुरू की है। इन सभी को महिला ऑपरेट करेगी। ओला, उबर, रैपिडो जैसी जो मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है, उनके माध्यम से ये सारे महिलाओं को उपलब्ध करवाए जाएंगे और महिला इनको ऑपरेट करेगी। तो स्त्री राइड इनिशिएटिव, इसको नाम दिया गया है विमेन राइड या स्त्री राइड इनिशिएटिव, इस पहल का नाम है। किसने शुरू किया? तेलंगाना सरकार ने इसकी शुरुआत की है। उद्देश्य वही, महिला सशक्तिकरण, विमेन सेफ्टी को बढ़ावा देना, महिलाओं को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, गिग इकोनॉमी आप सभी जानते हैं, जो एसी जो परमानेंट जॉब के बजाय नॉर्मली ओला, उबर, रैपिडो है ना, स्विगी, जोमेटो, ये सारे गिग वर्कर्स कहलाते हैं। परमानेंट जॉब नहीं होती है, केवल एक टास्क बेस है ना, एक टारगेट बेस इनकी जॉब्स होती है, इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, और इनके माध्यम से जो इकोनॉमी चलती है वो गिग इकोनॉमी। तो इसके माध्यम से लागू किया जाएगा स्त्री राइड इनिशिएटिव को तेलंगाना सरकार के द्वारा। स्पेशली तेलंगाना पुलिस ने इसे शुरू किया है ताकि राज्य में महिलाओं को सेफ भी किया जा सके और विमेन सेफ्टी को, एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। हर साल विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशन डे। यह डे हर साल मनाया जाता है 8 जून को। कब मनाया जाता है? 8 जून को, वर्ल्ड ओशन डे। ठीक है, उद्देश्य क्या है? देखिए क्या होता है ना, महासागर जो है ना वो इकोसिस्टम को मैनेज करते हैं, है ना। अगर जैव विविधता की बात करें तो महासागरीय जैव विविधता को प्रोटेक्ट करना, महासागर के महत्व और उसके प्रोटेक्शन के प्रति लोगों को अवेयर करना, है ना, उसके कंजर्वेशन के लिए लोगों को अवेयर करना, वर्ल्ड ओशन डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। ओशन कंजर्वेशन, क्लाइमेट स्टेबिलिटी, मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, उसके महत्व को लोगों तक पहुंचाना, यह उद्देश्य वर्ल्ड ओशन डे को मनाए जाने का। यूनाइटेड नेशन ने इसकी एक थीम अनाउंस की है, री इमेजिंग बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो, अ न्यू रिलेशनशिप विथ आवर ओशन।
और इस साल इसकी एक एक्शन थीम को भी अनाउंस किया गया। ये यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल थीम है। एक एक्शन थीम रखी गई है, स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर आवर ब्लू प्लेनेट। ये एक्शन थीम है। तो दो थीम है अलग अलग। वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा सबसे पहली बार इसे 2008 में अनाउंस किया गया था और इसे पहली बार मनाया जाना शुरू किया गया 2009 में। 2009 से हर साल 8 जून को यह मनाया जा रहा है। ठीक है, 1992 की अर्थ समिट की बात करते हैं। 1992 की अर्थ समिट, इसमें सबसे पहली बार कनाडा ने प्रस्ताव रखा था कि वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाना चाहिए। ठीक है, प्रस्ताव था कनाडा का रियो डी जेनेरियो में। हालांकि आगे चलकर 2009 में इसकी ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन के द्वारा शुरुआत की गई थी। जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया जाने वाला लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम किससे संबंधित है? तो भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है। ये स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिए स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्पेशली क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड होता है, जो पैसेंजर मूवमेंट होता है, उसको और ज्यादा फास्ट करना, सुरक्षित करना और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना, ताकि कोई भी इलीगल ट्रेड ना हो, कोई भी इलीगल सब्सटेंस का ट्रेड ना हो और पैसेंजर मूवमेंट जो हो रहा है वो लीगल तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए। तो इसीलिए लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। देखिए एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाया गया, एक एप्लीकेशन जैसा। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। भारत के सभी जो लैंड पोर्ट है उनको ऑपरेट करेगा, उन्हें इंटीग्रेट करेगा और सारी इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहेगी। कार्गो, पैसेंजर प्रोसेसिंग, एंड टू एंड डिजिटल वर्क फ्लो, सारी की सारी चीजें प्रदान करेगा। देखिए सामान का ट्रेड हो या पैसेंजर का आवागमन हो, इन दोनों को ही मैनेज करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए, उनको स्पेशली ट्रैक करने के लिए, है ना, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ताकि घुसपैठियों को भी कम किया जा सके, इलीगल ट्रेड को कम किया जा सके, इस पर्टिकुलर सिस्टम को लागू किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो किसने अनाउंस किया है, किसने लॉन्च किया है? तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो संस्था है ना, ये भारत में एक वैधानिक निकाय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। इसका उद्देश्य ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को कंडक्ट करना, उसे और ज्यादा सुरक्षित बनाना, और ज्यादा टेक्नोलॉजी से लैस करना, पैसेंजर मूवमेंट को और ज्यादा सुरक्षित करना। ये गृह मंत्रालय के अधीन ही कार्य करती है। 2012 में इस संस्था का गठन किया गया था और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम करती है और यही रेगुलेट कर रही है लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को। लास्ट क्वेश्चन, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 2023-24 के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम फर्टिलिटी रेट दर्ज किया गया है? देखिए एक सर्वे, ये छठा सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, छठे नंबर का सर्वे, और इसमें जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो 2023-24 का डेटा है। इसके अकॉर्डिंग भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम फर्टिलिटी रेट है? तो ये वाला राज्य हो जाता है या यूनियन टेरिटरी हो जाती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फर्टिलिटी रेट की बात करें तो ये प्रजनन दर की यहां पर बात की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस सर्वे को हाल ही में जारी किया है। 2023-24 के डेटा पर आधारित यह सर्वे है। छठा सर्वे ऐसा किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, इसलिए इसका नाम है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6। इसमें बताया गया है कि अंडमान एंड निकोबार में भारत की सबसे कम टोटल फर्टिलिटी रेट दर्ज की गई। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना अंडमान निकोबार की, वो 0.9 दर्ज की गई। कितनी? 0.9 ऑन एवरेज, औसत। देखिए यह दर जो है ना, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, नॉर्मली ये 2.1 है, इससे काफी कम है। जबकि भारत की अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट देखें तो 1.9 दर्ज की गई है। एक्चुअल में क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो होता है ना ऑन एवरेज, वही रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कहलाती है। तो 1.9 है ये, और इससे कम
सॉरी रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी जो कि 2.1 है नेशनल लेवल पर, ये इससे काफी कम है अंडमान निकोबार की। अगर हम इंडिया की एवरेज फर्टिलिटी रेट देखें तो ये 1.9 दर्ज की गई है। देखिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि फर्टिलिटी रेट, अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें कि अंडमान निकोबार में टोटल फर्टिलिटी रेट कम है, तो हम पहले इसी की बात करते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है, तो हमको शायद और ज्यादा इजी समझ में आए। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है एक महिला अपने पूरे जीवन काल में एवरेज कितने बच्चों को जन्म देती है। अब इसमें सभी महिलाओं को काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी गांव का अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट देख रहे हैं, ये देश का भी देखा जाता है, किसी गांव का अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट देख रहे हैं तो मान लो कि गांव में 100 महिलाएं, यदि 100 महिलाएं मिलकर कुल 210 बच्चों को जन्म देती है, तो ऑन एवरेज एक महिला ने कितने बच्चों को जन्म दिया? 2.1 बच्चे। सही है। अब ये जो 2.1 का रेशो आया ना, ये क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट है। तो इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितना है वर्तमान में? 1.9। ठीक है। अब जब उसे अंडमान निकोबार से कंपेयर किया जाएगा तो अंडमान निकोबार में ये कितना है? 0.9। अदर स्टेट का अंडमान निकोबार से ज्यादा ये एवरेज या टोटल फर्टिलिटी रेट, अंडमान निकोबार का कम है। ठीक है। अब देखो जनसंख्या अध्ययन में 2.1 बच्चे प्रति महिला को जो मिले हैं वो रिप्लेसमेंट लेवल माना जाता है। यदि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम होता है तो दीर्घकाल में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी पड़ सकती है। अगर सेम है ऑन एवरेज, ठीक है, अगर टोटल फर्टिलिटी रेट इतना ही है तो इससे यह पता चलता है कि भाई जो जनसंख्या है वो स्थिर रहेगी। अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम है तो इससे पता चलता है कि जनसंख्या की रफ्तार धीमी होगी, लेकिन टोटल फर्टिलिटी रेट अगर 2.1 जितना ही बना रहा एवरेज तो इसका मतलब है जनसंख्या स्थिर रहने वाली। तो ठीक है, इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टोटल फर्टिलिटी रेट की यहां पर बात की जा रही है। सबसे कम फर्टिलिटी रेट भारत के किस राज्य या यूटी में है? क्वेश्चन ये आएगा तो ये अंडमान निकोबार में देखने को मिलती है। ठीक है, इजी। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आबादी, कुछ और डेटा को शेयर किया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आबादी 5.3% से घटकर अब 3.7% रह गई है ऑल ओवर। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो जनसंख्या है ना, उनका जनसंख्या का अनुपात बड़ा है नॉर्मली। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 से 4 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे, उनकी प्री स्कूल अटेंडेंस जो पहले 88.5% थी वो गिरकर 66.2% हो गई। ओके, मतलब काफी ज्यादा गिर गई अंडमान निकोबार में। तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2026 का छठा सर्वे इस बार लाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये सर्वे करवाता है। इजी। तो 9 जून के सभी करंट अफेयर यहां पर हमारे डिटेल में हमने डिस्कस किए। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आर प्रज्ञानंदा। 90 मीटर से अधिक भाला फेंकने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बने? तो ये रुमेश थरंगा पाथीरागे है। ठीक है। प्रिंसेस ऑफ ऑटूरियस अवार्ड 2026 प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? ये बने हैं लियोनेल मेसी। AC श्रीहरि का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे साहित्य के क्षेत्र से। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को। पटना हाईकोर्ट की 48th चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह है न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन रॉय। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2026 की थीम क्या है? फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर। भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा संयुक्त रूप से नई दिल्ली में लॉन्च किया गया ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है क्रिटिकल मिनरल्स से। दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो यह बनाया गया है फिनलैंड के द्वारा। और फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहां नहीं किया जाएगा? तो यह ब्राजील में नहीं किया जाएगा, बाकी तीनों जगह पर आयोजित होगा। ओके, तो ये करंट अफेयर कल के सेशन के रिवाइज कर लिए हमने। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश।
और किस भारतीय राज्य के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है? तो ये तमिलनाडु का तट है कोरोमंडल तट। ठीक है, तो तीनों हो गए क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश का भी कुछ हिस्सा आता है उसमें, तमिलनाडु का तट है स्पेशली। किस भारतीय शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे और किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तीनों क्वेश्चन को पॉज करके नोट करो, कमेंट में आंसर करिएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।